subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the detailed pharmacology of heparin. So heparin is the most powerful anticoagulant drugs. तो आज वीडियो में हम बात करेंगे heparin के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, और हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, चाहे वो जीपेट हो, नाइपर हो, डीआई हो या फिर फार्मासिस्ट हो। इसलिए वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको डिटेल नॉलेज हो सके। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So heparin is the most powerful parenteral anticoagulants drug. मीन्स आपके जो हिपेरिन है वो एक तरीके से एंटीकोगुलेंट्स ड्रग हैं। और बात करें हम एंटीकोगुलेंट्स की, तो व्हाट इज़ द एंटीकोगुलेंट्स इफेक्ट्स? मीन्स द ड्रग विच हैज़ एबिलिटी टू इनिबिट द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन पाथवे। मीन्स आपके ऐसे ड्रग, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स जो कि आपके जो ब्लड के अंदर में जो कोगुलेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कोगुलेशन पाथवे होते हैं, उन पाथवे को इनिबिट करके जो कोगुलेशन प्रोसेस है उसको इनिबिट करना को एक तरीके से हम एंटीकोगुलेंट्स इफेक्ट बोल सकते हैं। उनमें से जिसकी बात करें हम ओरल एंटीकोगुलेंट्स की, उसमें आपके वारफेरिन इंपॉर्टेंट है। आपकी बात करें पेरेंटल एंटीकोगुलेंट्स की, उसमें आपके हिपेरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो बात करें हिपेरिन की, तो हिपेरिन हमारे बॉडी के अंदर भी रहता है, हम इसको बाहर से जनरली नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ एक्सट्रीम कंडीशन पे भी हम इसको ड्रग के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में इटसेल्फ आपके हिपेरिन मौजूद हैं, जो भी कि मास्ट सेल्स हैं जिसमें आपके हिस्टामिन होते हैं, उसी में आपके जो मास्ट सेल्स हैं उसी में आपके हिपेरिन भी होते हैं, जो कि ज़रूरत पड़ने पर रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, और हमारे बॉडी के अंदर में जो इंटरनल ब्लड कोगुलेशन है या क्लॉटिंग है उसको इनहिबिट करते हैं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है आपके चाहे एथेरोस्क्लेरोसिस हो, थ्रोम्बोपेनिया हो, थ्रोम्बोसिस हो या फिर मायोकार्डियल इस्कीमिया हो, उनके केस में। तो बात करें हम लोग हिपेरिन की हिस्ट्री के बारे में, तो हिपेरिन जो फर्स्ट है आपके मैकलिन, जो एक तरीके से मेडिकल स्टूडेंट है, इन्होंने ही आपकी डिस्कवर किया था हिपेरिन को। कहाँ से? लीवर कंटेंस पावरफुल एंटीकोगुलेंट्स। तो उन्होंने लीवर से ही इसको डिस्कवर किया था, कि उन्होंने कहा था कि लीवर पे कुछ ना कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। मीन्स मैकलिन डिस्कवर्ड इन 1916 and he suggests that the liver contains a powerful anticoagulants and that is a heparin, and in further Howell and Holt, बाद में फिर हॉवेल और हाल्ट जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1918 पे इसका नाम हिपेरिन दिया था। हिपेरिन इसलिए दिया था क्योंकि ये लीवर से आपको मिला था, इसलिए लीवर का जो बेसिक टर्म से हम हिपेटोसाइड्स, आपके हिपेटोमेगाली, तो हिपेटो वर्ड आपका यूज़ होते हैं, इसलिए हम हिपेटो के टर्म्स पे ही हमने इसको नाम रखा है हिपेरिन। उस समय जो हॉवेल और होल्ट ने इसको नाम दिया था हिपेरिन, लेकिन ये क्लिनिकली जो है आपके यूज़ हुआ है 1937 पे, क्योंकि हिपेरिन एक तरीके से पॉलीसेक्राइड्स हैं, आपके बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मॉलिक्यूल बहुत ही लार्ज होता है, लगभग 10,000 to 20,000 तक होता है इसका। तो इसके जो फंक्शनल फ्रैक्शंस हैं वो यूज़फुल होते हैं, तो कम्प्लीटली प्यूरीफाई करने के बाद, सेपरेट करने के बाद ही उसको हम क्लिनिकली रूप में यूज़ कर पाए आपके 1937 पे। तो ये होगी कुछ बेसिक हिस्ट्री जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें आप केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री से आपके जीपेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ सकता है कि आपका जो बेसिक कंपोजिशन है आपके हिपेरिन का वो क्या है। तो बात करते हैं, इट इज़ ए म्यूकोपॉलीसेक्राइड विथ मोलेकुलर वेट अबाउट 10,000 to 20,000 डाल्टन, एंड इट कंटेन्स ऑफ पॉलीमर ऑफ 2 सल्फेटेड डाइसेक्राइड्स यूनिट। तो इसमें सल्फेटेड डाइसेक्राइड यूनिट्स होते हैं, 2 होते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है? पहला होता है आपका डी ग्लूकोसामिन एंड डी आइडोरोनिक एसिड, ये आपके हो सकते हैं। सेकेंड है आपका डी ग्लूकोसामिन एंड डी ग्लूकोनिक एसिड, तो ये आपकी बेसिक कंपोजिशन है हिपेरिन के। तो इससे आपके जीपेट में क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, कि हिपेरिन किससे बना हुआ है, तो ये आपके आ सकते हैं आपकी डी ग्लूकोसामिन, एल हाइड्रोनिक एसिड एंड डी ग्लूकोसामिन एंड डी ग्लूकोनिक एसिड। तो ये कंपोजिशन आप रख लीजिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं फ्रिक्वेंटली। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रेजेंट इन द मास्ट सेल्स। ये मास्ट सेल्स में होते हैं, जैसे कि आपका हिस्टामिन होता है। अब जो रिचेस्ट सोर्स है क्या है आपके मास्ट सेल्स के, वो है आपके लंग्स, लीवर एंड इंटेस्टिनियल म्यूकोसा। तो ये 3 मेजर सोर्स हैं आपके मास्ट सेल्स में प्रेजेंस होते हैं। कभी कभी सिंपल से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। एक बार आया था आपके 2018 या 19 में आया था कि आपके जो हिस्टामिन है वो कहाँ प्रेजेंस होते हैं। आंसर क्या था? मास्ट सेल्स।
तो ऐसे हिपेरिन कहाँ होते हैं, आपके मास्ट सेल्स में ही होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आते हैं नेक्स्ट आते हैं फार्माकोलॉजी पे। तो जानते हैं कि ये एंटीकोगुलेंट्स हैं, मतलब जो भी कोगुलेशन पाथवेज हैं, प्रोसेस से उनको इनहिबिट करेगा। पर कैसे करेगा? सो बेसिकली इट इफेक्टिव इन विवो एंड इन विट्रो बोथ। इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो इन विवो भी है, मीन्स इनसाइड द बॉडी भी है। अगर हम उसको इंजेक्शन के रूप में लें, क्योंकि पेरेंटल ड्रग है, तो हम उसको आईवी या एससी के रूप में ले सकते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर में जो कोगुलेशन प्रोसेस है ब्लड के, वो उसको भी इनहिबिट करेगा। साथ साथ हम जो बाहर इन विट्रो बात करें, लेबोरेटरी में बात करें, जो हम यूज़ करते हैं आपके ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब में, अगर हम ट्यूब में हिपेरिन यूज़ करते हैं, ताकि जो हिपेरिन जो है वो ब्लड को क्लॉटिंग होने से रोकता है, तो इसको इन विट्रो और इन विवो दोनों में ही यूज़फुल है। बात करें इसके एक्शन की, तो बेसिकली हिपेरिन इनडायरेक्टली एक्टिवेट द एंटी थ्रोम्बिन 3। तो ये एंटी थ्रोम्बिन, जिसको हम 83 भी बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। और कहीं ना कहीं ये जो एंटी थ्रोम्बिन 3 है, इट इज़ बेसिकली ए सेरीन प्रोटीएस इनहिबिटर। तो बेसिकली सेरीन प्रोटीएस एक तरीके से मेजर इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो कि जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। जैसे कि बात करें, आपका इंट्रिंसिक में 12 से स्टार्ट होता है, हेगमेन से 12 से आपका 11 से 9, ठीक है, 9 से फिर 10। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज एक्टिवेशन है वो कहीं ना कहीं सेरीन प्रोटीएस की वजह से होता है। तो ये जो 83 है या एंटी थ्रोम्बिन 3 है, एक तरीके से प्रोटीएस इनहिबिटर्स हैं, जिससे जो उनके एक्टिवेशंस हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे। मीन्स indirectly the complex of heparin and 83 inhibit the activation of XA factor number, clotting factors XA means 10, 2, 9, 11, 12, 13। 2 9 सिंपल से याद रखिए आप, 2 हैं, 9 है, 10, 9 से फिर 9 10 11 12 13। अब जो मेजर हैं, मेजर जो इंपॉर्टेंट इसका रोल है वो आपके इसमें है फैक्टर नंबर 10 और 2 पे है। ये आपके फैक्टर नंबर 10 को डायरेक्टली इनहिबिट करता है, मीन्स इस पाथवे को, क्योंकि ये जो मेजर रोल हैं आपके 2 और आपके 10 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि आपका एक्सट्रिंसिक है, जिसमें आपका जो 12 है वो आपके 9 को एक्टिवेट करेगा, 11 को करेगा, फिर 11 आपके 9 को करेगा, ठीक है। तो इस तरह के सीरीज में एक्टिवेट होते हैं। आपका 12 एक्टिवेट होगा, फिर आपके 11 होगा, 11 आपके 9 को करेगा, फिर 9 अल्टीमेटली आपके इस पाथवे को एक्टिवेट करेगा, 10 वाले प्रोसेस को एक्टिवेट करता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं इनके इनहिबिट होने से जो पाथवेज हैं, जिसकी मेन पाथवे क्या है आपका एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक कॉमन पाथवे। जो कॉमन पाथवे में क्या होगा, आपका जो 10 है वो आपके प्रोथ्रोम्बिन, जो 2 है इनएक्टिवेट स्टेट में है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, जो कि एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 2 है। और ये थ्रोम्बिन जो है फर्दर फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन्स में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सोलर फाइब्रिन्स होते हैं। और फिर ये फर्दर जो है आपके थ्रोम्बिन एंड फैक्टर नंबर 13 जो हैं आपके, इसको फाइब्रिन क्लॉट में या फिर इंसोलबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली इन जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है 2 से लेकर 2, फिर 10, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 9, 10, 11, 12, 13, उन सबको इनहिबिट करता है। इनके इनहिबिशन होने की वजह से ही आपके जो कोगुलेशन पाथवेज हैं, आपके मेनली इंट्रिंसिक पाथवे, वो इनहिबिट होंगे और फर्दर आपके जो क्लॉटिंग प्रोसेस है वो भी इनहिबिट हो जाएगा। और इस तरीके से एंटी कोगुलेंट इफेक्ट शो करता है। उसके अलावा जो है आपका थ्रोम्बिन है वो प्लेटलेट को भी एक्टिवेट करता है। तो ये थ्रोम्बिन इनएक्टिवेट होने की वजह से, उसकी एक्टिविटी कम होने की वजह से भी आपके जो प्लेटलेट्स की जो एक्टिविटी है वो भी कम होगी। मीन्स एक तरीके से हाई डोज पे एंटी प्लेटलेट ड्रग की रूप में भी काम आएगा या काम करता है। तो ये उसके बेसिक मैकेनिज्म है। बात करें इसके बेसिक मैकेनिज्म या मोड ऑफ एक्शन की, तो ये कैसे करता है, अभी इनडायरेक्टली है, मतलब कहने कुछ ना कुछ पाथवेज होंगे। तो हिपेरिन इनहेंस द 83 एक्टिविटी बाई 2 पाथवेज, मीन्स 2 पाथवे के द्वारा आपका जो हिपेरिन है वो 83 की एक्टिविटी को या एंटी थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को इन्हेंस करेगा। पहला है आपका हिपेरिन प्रोवाइड्स द इसके फोल्डिंग फॉर द क्लॉटिंग फैक्टर्स 10 and 2 वन हैंड एंड 83 ऑन अदर हैंड, ठीक है। इसका मतलब क्या आप समझिए आराम से। सपोज कि मैं हिपेरिन हूँ, तो हिपेरिन एक तरीके से लार्ज मॉलिक्यूलर वेट होता है, ये पॉलीसेकेराइड्स का होता है, पॉलीमर जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसके पास बहुत सारे लॉन्ग हैंड होते हैं। सपोज मैं हिपेरिन हूँ, मेरा बॉडी हिपेरिन है, एक हाथ आपका, 2 हाथ आपके रहते हैं, तो एक हाथ में आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको बाइंड अप करता है, खासकर 10 और 2 को, और एक हाथ में आपके 83 को बाइंड अप करता है, मतलब दोनों को पकड़ कर रखता है, ताकि एक जो 83 है वो इससे इंटरेक्ट हो सके
और इनकी एक्टिविटी को कम कर सके। ये तो हो गया पहला पाथवे कि दोनों के लिए आपके साइट प्रोवाइड करता है कि दोनों आपके हिपेरिन से बाइंड अप हो सकें। एक हैंड पे आपका 83, एक हैंड पे आपका क्लोटिंग फैक्टर्स। अब सेकेंड फेज में क्या होता है, इट इंड्यूसेस द conformational and changes in 83 to expose it interactive site। ठीक है, ध्यान रखना, जो आपका हिपेरिन है वो फिर 83 को एक्टिवेट करेगा और उसके जो कंफर्मेशनल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करेगा और एक तरीके से आपके जो क्लोटिंग फैक्टर्स के बाइंडअप के लिए साइट प्रोवाइड करेगा ताकि उसमें जाके बाइंड अप हो सके और उसकी एक्टिविटी कम हो सके। एंड मेन जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है आपका पेंटासेकेराइड। ये पॉलीमर है, तो पेंटासेकेराइड हिपेरिन हैज़ ए हाई एफिनिटी टू 83 टू इंड्यूस द कंफर्मेशनल चेंजेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका हिपेरिन, क्योंकि लार्ज पॉलीसेकेराइड होते हैं तो उसमें जो पेंटासेकेराइड हिपेरिन फ्रैक्शन है वो बहुत ही हाईली एफिनिटी होता है 83 के प्रति और उसके जो कंफर्मेशनल चेंजेस है उसको हाईली एक्टिवेट करता है ताकि वो इजिली क्लोटिंग फैक्टर्स की एक्टिविटी को कम कर सके, खासकर 10 और 2 की। और ये जो पेंटासेकेराइड आपकी हिपेरिन है वो एक तरीके से क्या है आपका, दिस हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड एंड नेम्ड फोंडापेरिनक्स, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके क्लासिफिकेशंस में कि ये ड्रग भी एक तरीके से एंटीथ्रोम्बिन इनिबिटर है, एंटीथ्रोम्बिन 3 एक्टिवेटर है या फिर आपके एंटीकोगुलेंट्स हैं। तो फोंडापेरिनक्स इज ए पेंटासेकेराइड डेरिवेटिव ऑफ हिपेरिन। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जीपेट में आ सकता है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। ठीक, उसके अलावा ये आपका एंटी प्लेटलेट्स एक्टिविटी होती है जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके अलावा आपका लिपिमिया क्लियरिंग मीन्स इसको हम हाई डोज पे इंजेक्शन देंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है वो एक्टिवेट होगा, उससे जो भी आपका लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड में कन्वर्ट्स होंगे और जो लिपिड लेवल है वो कंट्रोल होगा और लिपिमिया क्लियरिंग होगा। तो ये कुछ बेसिक आपके एक्शन है। अब आते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के ऊपर। तो बात करें इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के ऊपर तो बेसिकली जानते हैं कि ये आपका पेरेंटल ड्रग है, मीन्स इसको हम ओरली नहीं देते हैं क्योंकि ये हाईली वाटर सोलबल ड्रग होते हैं और ये इजीली जो है हमारे बॉडी के अंदर में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बेहतर तरीके से आईवी या एससी के रूप में ही देते हैं। तो इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय द आईवी रूट और एससी रूट, डिपेंड ऑन द कंडीशन, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट फॉर द एक्शन। अगर हमको फास्ट एक्शन चाहिए तो हम आईवी देंगे, अगर हमको स्लो एक्शन चाहिए तो हम लोग एससी दे सकते हैं, क्योंकि एससी से जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उससे स्लो एक्शन पॉइंट होता है, जिसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है स्लो होता है, जबकि आपके आईवी के थ्रू रैपिड एक्शन शो करेगा। उसके अलावा जो है ये आपके जो ड्रग है वो प्लेसेंटल बैरियर या ब्लड बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, इसलिए अगर ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं करता है इसलिए बहुत ही अच्छा ड्रग होता है एंटीकोगुलेंट के रूप में, जो हम प्रेगनेंसी कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वारफेरिन जो है वो इजीली प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर देता है, साथ में टेराटोजेनिक है, इसलिए हम प्रिफर्डली हिपेरिन को प्रेगनेंसी कंडीशन पे यूज़ करना हो तो हम हिपेरिन करते हैं, ना कि वारफेरिन। ठीक, एंड इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय द हिपेरिनेस एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन द लिवर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन and T have approximately 1 to 4 hours. So this is the basic pharmacokinetic profile of the heparin. And now come to the basic adverse reactions. So it shows the bleeding. अगर हम हाई अमाउंट पे दें, हाई डोज पे दें, कंटिन्यूसली दें तो जाहिर सी बात है ये एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी रखती है, तो एक्टिविटी बढ़ जाने से जो है आपकी ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा इट में कॉज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड एलोपेसिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये कुछ बेसिक एडीआर हैं, आपकी ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और आपके एलोपेसिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एडीआर हैं। आते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे, चूँकि ये आपके एंटीकोगुलेंट्स हैं, हाईली इंपॉर्टेंट एंटीकोगुलेंट्स हैं, इसलिए हम इसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में यूज़ नहीं करते। उसके अलावा जो सीवियर हाइपरटेंशन कंडीशन है उसमें हम यूज़ नहीं करते हैं। उसके अलावा आपका जो सब एक्यूट इंडोकार्डाइटिस हैं SABE, उसमें हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर सकता है। उसके अलावा हम इसको ऑक्यूलर और न्यूरो सर्जरी में भी हम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये कुछ आपके कंडीशंस हैं जिसमें हम इस ड्रग का यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। अब आते हैं इसके बेसिक यूज़ पे। तो बेसिकली इनका काम क्या है, जो भी इंटरनल ब्लड क्लॉट्स होंगे उनको इनहिबिट करना, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर में जो ब्लड सेल्स में ब्लड फ्लो होता है, अगर वो क्लॉट हो गए तो कहीं ना कहीं जो आपके जो ऑर्गन है, जिस ऑर्गन तक आपके ब्लड ले जा रहा है, सप्लाई कर रहा है, उसमें सप्लाई में इनहिबिशन होगा, मीन्स हाइपोक्सिया इस्कीमिया कंडीशन हो गया। और हाइपोक्सिया इंजरी इज़ द मोस्ट सीवियर इंजरी, जैसे हम बात कर चुके हैं पैथोफिजियोलॉजी में।
अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं, आपके हाइपोक्सिया इंजरी को प्लेलिस्ट आपके पैथोफिजियोलॉजी में मिल जाएगा। तो हाइपोक्सिया होने के कारण जो है कुछ आपके ऑर्गन जैसे कि वो हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, ये मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन है। इनको ऑक्सीजन कंटिन्यूसली रिक्वायरमेंट होती ही है। अगर थोड़े समय के लिए भी इन पे ऑक्सीजन नहीं मिला, जाहिर सी बात है आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, आपका पैरालिसिस हो सकता है, आपके हार्ट में नहीं मिला तो आपको मायोकार्डियल इस्चीमिया हो, एंजाइना हो या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, किडनी पे नहीं होगा तो आपका जो किडनी फेलियर हो सकता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स होंगी आपके बॉडी के अंदर पे, जो कि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एंटीकोगुलेंट्स ड्रग देते हैं, जो कि आपका हिपेरिन एक तरीके से पोटेंट पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट्स हैं, जिसका यूज़ करते हैं हम लोग मायोकार्डियल इस्चीमिया और इन्फ्लक्शन, एंजाइना, थ्रोम्बोसिस, एज एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, एज ए लिपेमिया क्लियरिंग, रिमेटॉइडिक हार्ट डिसीज, सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज एंड द डीफाइब्रिनेशन सिंड्रोम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम यूज़ करते हैं। डीफाइब्रिनेशन सिंड्रोम में भी हम इसको यूज़ करते हैं। सो दीज आर द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द हिपेरिन, एंड इफ यू वांट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। जो ये मैटर है हमने KD त्रिपाठी से ही लिया है, उसको शॉर्ट वे में हमने समझाने की कोशिश की है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. So please subscribe my channels and share with your friend. In last, thank you, keep watching.